Hey everyone, welcome to Anushala by Anushri. This is lecture number 2 for class 10 civics और हम पढ़ रहे थे फेडरलिज्म के बारे में. बेसिकली इंट्रोडक्शन क्या है और फेडरलिज्म के फीचर्स क्या हैं ये हम ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं. ठीक है, की फीचर्स जो कि 7-8 पॉइंट्स थे जिनको हमने काफ़ी डिटेल में अच्छे से पढ़ा और हमने साथ में कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में भी पढ़ लिया था. ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर कि इंडिया के रेफरेंस में अगर हम पढ़ते हैं तो इंडिया को कौन सी चीज़ें हैं जो एक फेडरल कंट्री बनाती हैं. राइट, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट. मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि कहीं पर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड लिखा ही नहीं है. ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फेडरल वर्ड ना लिखा होने के बाद भी इंडिया एक फेडरल कंट्री की तरह काम कैसे कर रहा है, क्योंकि हमने उसको अडॉप्ट किया है अलग तरीके से, है ना. जबकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. इसका मतलब आप इसे यूनिटरी गवर्नमेंट ना समझें. ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा है कि सारे स्टेट्स जो हैं वो एक कंट्री के हिस्से हैं, यूनियन है. यूनिटी यहाँ पर दिख रही है साफ साफ. राइट, फेडरेशन वर्ड्स यूज़ नहीं किया गया है लेकिन प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म आर यूज्ड. कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. जैसे कि हमने 3 tiers देखे कल, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल. यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन हमको सिर्फ 2-tier गवर्नमेंट के बारे में बताता था जो कि सेंट्रल और स्टेट है. लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें नीड समझ आई कि एक लोकल गवर्नमेंट भी हमारे पास होनी चाहिए, बिकॉज हमारे स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है और टेरिटरी है, जोग्राफिकल टेरिटरी है, वो बहुत बड़ी है. अकेले एक स्टेट गवर्नमेंट का उसको हैंडल कर पाना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो हमने उसके लिए लोकल गवर्नमेंट भी बना डाली. ठीक, अब लोकल गवर्नमेंट में जो रूरल एरियाज़ होंगे वहाँ पर होंगी पंचायत और जो अर्बन एरियाज़ होंगे वहाँ पर होंगी म्यूनिसिपैलिटीज़ या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. ठीक है, पंचायत रूरल एरियाज़ यानी विलेज एरिया में है, म्यूनिसिपैलिटी होगी टाउन्स में जिसको आप नगर पालिका कहते हैं, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होंगे आपके और अर्बन एरियाज़ में जिनको आप सिटीज़ कहते हैं. ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हम हिंदी में कहते हैं नगर निगम. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज पावर्स इनटू 3 लिस्ट. कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, पावर को और अच्छे से स्पेसिफिकली डिवाइड करने के लिए 3 लिस्ट बना दी. क्या बनाई? 3 लिस्ट. ये कहाँ से आ गई 3 लिस्ट? कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पीछे शेड्यूल लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, उसमें 7th शेड्यूल है एक. ठीक है, ये 7th शेड्यूल कहता है कि हमारे पास 3 लिस्ट हैं और ये 3 लिस्ट सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट की पावर्स को क्या करेंगी? डिवाइड करेंगी. ठीक है, सेंटर की पावर, स्टेट की पावर अलग अलग होगी और एक लिस्ट होगी जो कि सेंटर और स्टेट दोनों के अंदर आएगी. लोकल गवर्नमेंट के पास लॉ मेकिंग की अथॉरिटी नहीं है. ठीक है, देखते हैं और डिटेल में. यूनियन लिस्ट देखो. सबसे पहले ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होंगे. ठीक है, मतलब पूरे नेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो उस पर डिसीजन कौन ले रहा है? आपकी यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, ज़रूरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म पॉलिसी बननी चाहिए ऐसे मैटर्स पर, जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस. ठीक है, डिफेंस का मतलब क्या है? पूरी कंट्री पे अगर कोई भी दूसरी कंट्री अटैक करती है या हम अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो ये पूरी कंट्री का मामला है ना, बड़ा मैटर है, स्टेट का मैटर नहीं है, नेशनल इंपॉर्टेंस का है. तो यहाँ पर यूनियन लिस्ट में ये सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जाएगा. जैसे कि फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी. करेंसी हर स्टेट में अलग अलग थोड़ी ना चलाते हैं, हम इंडिया में एक ही करेंसी चलाते हैं, तो नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर है. राइट, तो इन सारी चीज़ों को यूनियन लिस्ट में इंक्लूड किया गया है और इन पर सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट्स बनाती है लॉज, ना कि स्टेट गवर्नमेंट. ठीक, ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट है हमारे पास जिसके सब्जेक्ट्स स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस के होंगे. मतलब कि स्टेट के कुछ जिसको हम कहेंगे पर्सनल इश्यूज जो हैं या जो पर्सनल मैटर्स हैं अलग अलग स्टेट्स के, उस पर वो खुद क्या बना सकते हैं? लॉज बना सकते हैं. जो भी डिफरेंसेस स्टेट टू स्टेट सामने हमको देखने को मिलते हैं. ठीक है, जैसे कि पुलिस, ट्रेड एंड कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन. मान लो इन दो को सबसे अच्छे से समझाया जा सकता है. जैसे कि एग्रीकल्चर, अब हर स्टेट में एग्रीकल्चर एक जैसा तो नहीं होता, अलग अलग क्रॉप्स होती हैं, अलग अलग क्लाइमेट हमको देखने को मिलता है, रेनफॉल अलग अलग होती है ना. और अगर रेनफॉल नहीं भी हो रही है तो इरिगेशन की फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी काफ़ी अलग अलग होती हैं. तो अगर पूरी कंट्री में सिर्फ एक नियम बन जाएगा एग्रीकल्चर के लिए तो सारे स्टेट्स को उसका बराबर फ़ायदा नहीं मिलेगा. इसलिए एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इस तरीके के जो मैटर्स हैं इनको हमने स्टेट लिस्ट के अंदर रखा है ताकि इन पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अकेले लॉ
बना सके। ठीक है, सो यहाँ पर हमने स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट को देख लिया। अब तीसरी लिस्ट आती है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, इसमें आप ये नहीं समझेंगे कि लोकल गवर्नमेंट के पास अधिकार है लॉ बनाने का, नहीं, लोकल गवर्नमेंट के पास लॉ मेकिंग का अधिकार नहीं है। लोकल गवर्नमेंट को बनाया है गुड गवर्नेंस के लिए, है ना, बेहतर गवर्नेंस के लिए बनाया गया है लोकल गवर्नमेंट को, लॉज बनाने के लिए नहीं। तो भाई ये कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? ये लिस्ट कॉमन सब्जेक्ट बताती है, ऐसे सब्जेक्ट जो कॉमन इंटरेस्ट के होंगे दोनों के, यूनियन और स्टेट। ठीक है, जिन पर दोनों क्या कर सकते हैं, लॉज बना सकते हैं। अगर दोनों ने लॉ बना दिए और दोनों के लॉ एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, है ना, या डिसएग्री कर रहे हैं, तो किसकी बात मानी जाएगी? यूनियन गवर्नमेंट की बात मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पूरी कंट्री का भला सोच के लॉ बना रहे, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का सोच के नहीं। राइट। कॉन्करेंट लिस्ट में कैसे सब्जेक्ट्स आते हैं? एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन। ठीक है, कि भाई मैरिजेस से रिलेटेड लॉज बन सकते हैं, अडॉप्शन से रिलेटेड लॉज बन सकते हैं, दोनों बना सकते हैं। यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। लेकिन अगर दोनों ने लॉ बनाया और दोनों में कुछ कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं तो फिर यूनियन गवर्नमेंट की बात मानी जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट का लॉ है जो है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बच गए, जिनको हमने तीनों में से किसी भी लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना ज़रूरी नहीं था कि उस समय सारी चीज़ें हमारे सामने थीं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो साइबर क्राइम्स जैसे अभी हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है, उस समय नहीं थी, इसलिए हमने उनको इंक्लूड नहीं किया, है ना। अब जैसे जैसे ये सब्जेक्ट सामने आते जा रहे हैं, इनको अलग रख दिया गया है किसमें? रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट जो है इसके पास पावर है ऐसे सब्जेक्ट्स पर एक्शन लेने की या लॉ बनाने की। ठीक है, रेसिडुअरी का मतलब ही है जो चीज़ बच गई हो। ठीक है, चलो अब हम इसके बाद आते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के ऊपर। हमने हालांकि इनको समझ लिया है ना, इसके इम्प्लीकेशंस क्या थे ये देखना है हमें। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन मतलब कि जैसे कि इंडिया के पास है ना, इंडिया एक बड़ी कंट्री है, उसने गवर्नेंस के लिए क्या किया, अपने छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स यानी जो स्टेट्स हैं उसको डिवाइड कर दिया गया ताकि अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन या अच्छे से गवर्नेंस हो सके। ठीक, तो ये एक होल्डिंग टुगेदर है ना, सारे स्टेट्स को एक साथ होल्ड करके कौन रखा है? हमारी एक पूरी टेरिटरी इंडिया। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन सारे स्टेट्स को बराबर पावर दे। इसका मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन कैसा है? पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है कि बहुत ही सोचे समझे हुए कुछ ग्राउंड्स पर, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स पर ही हमको क्या देना पड़ा, कुछ रिलैक्सेशन, कुछ स्पेशल स्टेटस हमको कुछ अपने इंडियन स्टेट्स को देने पड़े। वो क्या है देखते हैं। सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन एंजॉय वेरी लिटिल पावर। किसी के पास बहुत कम पावर है और किसी के पास थोड़ी सी स्पेशल पावर ज़्यादा है, कुछ प्रिविलेजेस ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स इंडिया के जो बहुत ही छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि हम उनको इंडिपेंडेंट स्टेट भी नहीं कह पा रहे, है ना। अगर हम सबसे छोटे स्टेट की बात करें तो हमारे पास है गोवा। अब गोवा से भी कुछ छोटी छोटी टेरिटरीज हैं जिनको किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर नहीं रखा गया। ठीक है, उनको सीधा यूनियन के अंदर रखा, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर उनको रखा गया कि भाई यूनियन गवर्नमेंट ही इनको देखेगी। क्यों? क्योंकि ये इतने छोटे हैं कि इनको स्टेट बना नहीं सकते और किसी और के साथ मिला नहीं सकते। ठीक है, तो इनको बोल दिया गया ये कौन सी जगह बनेंगी, ये बनेंगी यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, अभी तक आपने हर बार पढ़ा होगा यही कि यूनियन टेरिटरीज हैं कितनी और उनके नाम क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने उनकी लोकेशन देखी होगी, लेकिन यूनियन टेरिटरी बनी क्यों है उसका कारण यहाँ पर आपकी बुक में बताया हुआ है कि भाई ये इतनी छोटी हैं कि इनको इंडिपेंडेंट स्टेट भी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, और कुछ इनकी लोकेशंस के कारण भी ऐसा होता है कि इनको दूसरे स्टेट के साथ मर्ज नहीं किया जा सकता, तो इनको बना दिया यूनियन टेरिटरी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि ये इन एरियाज़ में गवर्न या एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है डायरेक्टली, बिना किसी मीडिएटर के। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं और उनके नाम क्या क्या है। विदाउट फेलिंग डू कमेंट अबाउट यूनियन टेरिटरीज एंड देयर नेम्स। ठीक है,
पावर शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि एक ऐसा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको चेंज करना ईजी नहीं है। रादर ऐसा भी कहा जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज ही नहीं किया जा सकता, इसलिए बहुत सारी चीज़ें उसमें डाल दी जाती हैं जिनको चेंज करना मुश्किल हो जाए, राइट। चलो, एनी चेंज फर्स्ट शुड बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी। देखो अब ये कुछ नया है, देख लेते हैं। मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि पावर शेयरिंग की सेंट्रल के पास कितनी पावर रहेगी और स्टेट गवर्नमेंट के पास कितनी पावर रहेगी, है ना, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में चला गया। अब इसको चेंज करना टफ है, तो कैसे चेंज होगा? पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन दोनों हाउसेज में ये प्रोविज़न पास होना चाहिए कि पावर शेयरिंग में कुछ चेंज करना है। और कितनी मेजॉरिटी से? 2/3। 2/3 मतलब टोटल मेंबर्स जो हैं उनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, तो कम से कम 2 हिस्से बराबर लोग ये कहें कि हाँ भाई लॉ बदलना है दोनों हाउसेज में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, तब ही कहीं जाकर यहाँ पर ये चेंज हो सकता है, अदरवाइज चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, ये 2/3 मेजॉरिटी रखी क्यों है? टफ बनाने के लिए, कि भाई ताकि कोई भी गवर्नमेंट आसानी से आकर कम मेजॉरिटी के साथ भी कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उनको चेंज ना कर सके। ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउसेज में लेना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। Then it has to be ratified by the legislatures of at least half of the total states। और अगर धोखे से 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउसेज में मिल भी जाती है तो आधे से ज़्यादा स्टेट्स, ठीक है, लगभग मान के चलो आप आधे स्टेट्स की जो लेजिस्लेचर होती हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स होती हैं, उनसे अप्रूवल लेना पड़ता है, उनका एक्सेप्टेंस लेना पड़ता है कि हाँ भाई ठीक है हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज लाना चाहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि देखो पावर सेंटर और स्टेट दोनों के पास है, लेकिन अगर हम सिर्फ 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स की अप्रूवल लेकर काम चल रहे हैं तो भाई स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल कहाँ आया? नहीं आया। कौन देगा? स्टेट की स्टेट लेजिस्लेचर्स। आधे स्टेट अगर इंडिया के मान जाते हैं तो हम मान के चलते हैं कि हाँ भाई कुछ सिग्निफिकेंट ही है जिसके कारण चेंजेस लाए जा रहे हैं। जुडिशरी इसमें कहाँ अपना रोल प्ले करेगी? जुडिशरी ये देखेगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है और प्रोसीजर्स हैं, मतलब जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि काम होना चाहिए, जिस प्रोसीजर को फॉलो करा जाना चाहिए, वो सही से हो रहा है या नहीं। ठीक है, हमने देखा ही था कि जुडिशरी का फंक्शन है टू प्रोवाइड जस्टिस, और ये भी देखना कि लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं। बोथ गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू रेज रिसोर्स बाय लेवाइंग टैक्सेस टू ऑर्डर in order to carry on the government and responsibility। दोनों गवर्नमेंट के पास, मतलब सेंट्रल के पास भी स्टेट के पास भी अधिकार है कि वो टैक्सेस लगा सकते हैं। किस प्रकार के टैक्सेस? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। ठीक है, ताकि दोनों के पास कुछ रेवेन्यू रिसोर्सेज, कुछ रेवेन्यू के ज़रिए होने चाहिए ताकि अपनी गवर्नमेंट को चला सकें और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर सकें, राइट। चलो, हाउ इज़ फेडरेशन प्रैक्टिस? फेडरेशन काम कैसे करता है? अभी तक हमने जो देखा वो एक थ्योरी पार्ट था, है ना। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से फेडरलिज्म को ऑन ग्राउंड इम्प्लाई किया गया। ठीक है, स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म क्या है भाई? कि हम जितने भी लोग हैं सारे लोग डाइवर्सिटी को एक दूसरे की एक्सेप्ट कर सकें। ठीक है, और साथ में हमारी एक इच्छा होनी चाहिए कि हम लोग कितने भी अलग अलग हैं उसके बाद भी हम एक साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, यही एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए ताकि फेडरलिज्म जो है वो सरवाइव कर सके, है ना। अगर सारे लोग एक जैसा सोचते तो अब पावर को डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कोई एक व्यक्ति ही होता जो रूल कर लेता। लेकिन डाइवर्सिटी है, हम उसकी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं और सब एक साथ सर्वाइव करना चाहते हैं, इसलिए फेडरलिज्म जो है उसको अपनाया जाता है। अब इसमें एक कंसेप्ट आता है रिक्रिएशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स को रिक्रिएट किया गया, मतलब दोबारा बनाया गया। कैसे? 1947 मतलब जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तब हमने बहुत सारे पुराने स्टेट्स की बाउंड्रीज जो है उनको ऑल्टर किया। ठीक है, मतलब उनको चेंज किया। ठीक है, नए स्टेट्स बनाने चालू कर दिए। जैसे आपने सुना होगा ना कि जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, वो असल में पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, पहले सिर्फ एमपी एग्जिस्ट करता था। फिर हमने एमपी के 2 हिस्से किए, है ना, एमपी का थोड़ा सा हिस्सा निकाला और एक नया स्टेट बना दिया छत्तीसगढ़। ठीक है, ऐसे ही किसके साथ हुआ? आंध्र प्रदेश से थोड़ा सा हिस्सा निकाल के हमने बना दिया तेलंगाना। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स के साथ हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि यही रिक्रिएशन का पार्ट है ना। बाउंड्रीज को चेंज करके, नाम को चेंज करके हम क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ ऑल्टरेशन करते जा रहे हैं और नए स्टेट्स बनाते जा रहे हैं।
ठीक है। या इवन रिक्रिएशन में ये भी होता है कि कुछ स्टेट्स को छोटा कर दिया जाए या उनको स्टेटहुड से हटा दिया जाए, जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर के साथ हुआ। हमारे पास एक स्टेट हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर, हमने इसको स्टेट से हटाकर 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज पीपल स्पोक, 2 बेसिस पर हमने डिवाइड किया, लोग कौन सी भाषा बोल रहे हैं, ज़्यादातर लोग कौन सी भाषा बोल रहे हैं वहाँ पर, और जो भी उनके कल्चर, एथनिसिटी और जोग्राफी में डिफरेंसेस थे, है ना। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस अगर किसी के कल्चर में या जोग्राफिकल फैक्टर्स में देखी जाती है तो वहाँ पर भी क्या होता है, थोड़े से चेंजेस देने पड़ते हैं, थोड़े से प्रिविलेजेस जो हैं वो देने पड़ते हैं। जैसे कि नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, है ना, इनको किस बेसिस पर बनाया गया, इनको बनाया गया है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के कारण। ठीक है। सम नेशनल लीडर्स फियर दैट इट वुड लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। जब ये रिक्रिएशन की बात आई कि भाई किसी को स्पेशल पावर्स दी जाएं, किसी को स्पेशल स्टेटस दिया जाए, कुछ स्टेट्स को, तो कुछ नेशनल लीडर्स को ये लगा कि नहीं यार, ये तो क्या करेगा, डिसइंटीग्रेशन कर देगा हमारी कंट्री का, इंडिया के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, क्योंकि फिर ऐसे में बहुत सारे स्टेट सामने आएंगे जो अपने अपने लिए स्पेशल स्टेटस की डिमांड करेंगे। लेकिन असल में लिंग्विस्टिक स्टेट्स का बनाना कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हुआ, कंट्री को यूनाइटेड रखने के लिए अच्छा एक तरीका था। अब लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होते हैं आप ये पूछेंगे, तो चलिए देखते हैं कि क्या था। लिंग्विस्टिक का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो किसके बेसिस पर हो रही है, लैंग्वेज के बेसिस पर हो रही है, उसको हम कहेंगे लिंग्विस्टिक। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं लैंग्वेज पॉलिसी क्या है। इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। नेशनल लैंग्वेज का मतलब होता है राष्ट्रीय भाषा। ठीक है। आप कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे नेशनल लैंग्वेज में और ऑफिशियल लैंग्वेज में। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब जिसमें सारे के सारे ऑफिशियल वर्क, सारे डॉक्यूमेंटेशंस जो हैं वो जिसमें होते हैं, उसको हम कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है। तो पहले शुरू में क्या किया, नेशनल लैंग्वेज तो आज भी हमारे पास कोई भी नहीं है ना, लेकिन हिंदी को सबसे पहले ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया कि भाई ठीक है, हिंदी को बनाएंगे ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन हिंदी सिर्फ इंडिया के 40% लोग बोलते हैं, बाकी 60% ऑफ लोग या तो अपनी रीजनल लैंग्वेजेस बोलते हैं या तो उनकी भाषा ही अलग है। ठीक है। और हिंदी नहीं बोलना चाहते, तो इन लोगों ने अपोज किया, तो हमने किसको ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया, हिंदी को। बिसाइड्स हिंदी 21 अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो हैं जिनको हम शेड्यूल्ड लैंग्वेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये शेड्यूल में लिखी हुई हैं ना, 8th शेड्यूल में लिखी हुई हैं 22 लैंग्वेजेस बिसाइड हिंदी, मतलब हिंदी को हटा के 21 और है, तो टोटल कितनी है, 22। ठीक है। जैसे और इसका मतलब क्या है, शेड्यूल लैंग्वेजेस का मतलब क्या है कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह की अगर तैयारी करने जाते हैं, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है कि ये 22 में से जिस भी लैंग्वेज में आप चाहो आप उसमें एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है। और भी सारे यूजेस हैं आपकी ऑफिशियल या आपकी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का। इनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हाँ ये भाषाएं भारत की हैं, कितने ही कम लोग इसको क्यों ना बोलें। स्टेट्स टू हैव देयर ऑफिशियल लैंग्वेज, और साथ में ऐसे ही स्टेट्स के लिए भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। द यूज़ ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज वॉज टू बी स्टॉप्ड इन 1965। 1965 में असल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि हम इंग्लिश का यूज़ जो है वो बंद कर दें ऑफिशियल कामों के लिए। अब सारा कुछ किस में हो, हिंदी में हो या तो रीजनल लैंग्वेजेस में हो। लेकिन बहुत सारे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे, जैसे कि स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो साउथ इंडिया के कुछ स्टेट्स जो हिंदी नहीं बोलते थे, या तो वो अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलते थे या तो फिर वो यूज़ करते थे इंग्लिश। तो उनका कहना था कि नहीं यार, इंग्लिश को मत हटाओ क्योंकि हम जो है हिंदी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। तो बेटर है कि इंग्लिश जो कंटिन्यू कर रही थी इसको होने दिया जाए। वायलेंस तमिलनाडु में शुरू होने लग गया। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये समझ में आया कि नहीं ठीक है भाई, इंग्लिश जो है इसको हटाया ना जाए, इसको रहने दिया जाए, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के तरह यूज़ किया जाए, लेकिन इसके साथ साथ हम हिंदी को भी यूज़ करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी ऑफिशियल वर्क्स होते हैं स्पेसिफिकली उनको इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है इनके पास अधिकार है कि ये अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे कि मान लो बंगाल है तो बंगाल में बंगाली लैंग्वेज में ही डॉक्यूमेंट्स आएंगे या नोटिफिकेशंस आएंगे और ये एक्सेप्टेबल होगा क्योंकि ये उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है। राइट। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। बहुत सारे लोग अभी भी हिंदी का ही सपोर्ट करते हैं कि इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना देनी चाहिए। ठीक है। लेकिन ऑपोजिशन भी काफ़ी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट
कि फेडरलिज्म एक्चुअली काम कैसे करता है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशंस क्या हैं। सेंटर और स्टेट असल में दोनों एक ही सेट ऑफ सिटीजन्स को गवर्न कर रहे हैं, क्योंकि असल में स्टेट्स तो खुद सेंटर के अंदर ही है ना, है तो इंडिया के ही अंदर। अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं इंडिया में रहती हूँ, फिर मैं बोलूँ नहीं नहीं मैं तो एमपी में रहती हूँ, अरे तो एमपी भी तो इंडिया के अंदर है। तो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर एमपी की गवर्नमेंट हो, दोनों मेरे को ही गवर्न कर रहे हैं, ठीक है। दोनों सेम सेट ऑफ सिटीजन्स को क्या करते हैं, गवर्न करते हैं, सेम सेट ऑफ सिटीजन्स के लिए लॉज बनाते हैं। तो डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों के बीच में रिलेशंस अच्छे हों, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में ना भागे, बल्कि एक साथ कोऑर्डिनेट करके सिटीजन्स को गवर्न करें। फॉर अ लॉन्ग टाइम दी सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इनिशियली क्या हुआ, जब हमने शुरुआत में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इलेक्शन कराए, तो बहुत बार ऐसा हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टी मेजॉरिटी में आ रही है वही ज़्यादातर स्टेट्स में भी मेजॉरिटी में आ रही है, मतलब सेम पार्टी सेंटर और स्टेट दोनों में रूल कर रही है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि स्टेट जो है वो ऑटोनॉमसली क्या नहीं कर पाता, अपने राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर पाता, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा ध्यान किसका रखना पड़ता है, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट का। हालांकि दोनों के टेरिटरीज अलग अलग हैं, दोनों का जुरिस्डिक्शन ऑफ एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है जो वो अलग है, लेकिन स्टिल जब ऑन ग्राउंड रियलिटी पे काम होता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अंडरमाइन कर दिया जाता है स्टेट्स को, अगर दोनों जगह पर सेम पार्टीज हैं तो, ठीक है। डिफरेंट पार्टीज इन पावर, जब अलग अलग पार्टीज पावर में आती हैं सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिस यूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा देखा गया कि अगर सेंटर और स्टेट दोनों जगह पर अलग अलग पार्टीज हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा सा फेवर कम करती है, ठीक है। और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार मिसयूज करने की भी कोशिश करती है अगेंस्ट द पार्टीज रूलिंग इन दी स्टेट्स, ठीक है। आफ्टर 1990s राइज ऑफ रीजनल पार्टीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। रीजनल पार्टीज़, छोटी छोटी पार्टीज़ जो हैं वो सामने आई। क्यों? क्योंकि सेंट्रल लेवल पर जो पार्टीज़ आ रही थी वो पुरानी ही पार्टीज़ चल रही थी, और इनका जो मिसयूज़ देखा गया कि भाई ये मिसयूज़ कर लेते हैं पावर को, अगर स्टेट में दूसरी पार्टीज़ हैं, तो स्टेट में जो रीजनल पार्टीज़ थी वो धीरे धीरे करके क्या होने लगी, इमर्ज होने लगी, है ना। बिगिनिंग ऑफ कोलेशन गवर्नमेंट, और धीरे धीरे करके कोलेशन गवर्नमेंट का पीरियड आने लग गया। फेमस या जिसको हम कहें पॉपुलर होने लगा काफ़ी ज़्यादा कोलेशन गवर्नमेंट का कंसेप्ट। कोलेशन गवर्नमेंट क्या है, जब किसी भी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, मेजॉरिटी का मतलब यहाँ पर क्या है, 50% + 1, या आप सिंपली इसको कह लें 51% मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। अगर इतना नहीं मिला किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तो दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ मिलकर क्या कर सकती हैं, एक अग्रीमेंट कर सकती हैं कि भाई हमको मेजॉरिटी नहीं मिली और ना ही आपको बहुत ज़्यादा सीट्स मिली हैं। तो अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो हम दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, एक मेजॉरिटी क्राइटेरिया को पूरा कर सकते हैं, और कुछ उसके बदले में कुछ मिनिस्ट्रीज़ या कुछ सीट्स हम आपके लोगों को भी देंगे, रिप्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है। डेफिनेशन समझ लो, नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा, ठीक है। लोकसभा में क्लियर मेजॉरिटी किसी भी सिंगल पार्टी को नहीं मिली, तो जो मेजर नेशनल पार्टीज़ होती हैं वो एक अलाइंस में आ जाती हैं, ठीक है। अलाइंस मतलब एक प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़, या जिसको हम कहेंगे समझौता, ठीक है। और ये कॉम्प्रोमाइज़ कैसा होगा, जिसमें बहुत सारी पार्टीज़ हो सकता है कि इंक्लूड हो, ठीक है। रीजनल पार्टीज़ भी इसमें आ सकती हैं, और फिर ये गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करते हैं सेंट्रल लेवल पर छोटी छोटी पार्टीज़ के साथ हाथ मिलाकर, ठीक है। अगर मान के चलो कि इस एक बड़ी पार्टी को 51% वोट्स मिल जाते, ठीक है, तो इसको बाकी लोगों की ज़रूरत थी क्या? नहीं थी, लेकिन नहीं मिल पाए। मान लो 49% मिले हैं, अब 2% और वोट चाहिए, तो ये छोटी छोटी पार्टीज़ को, जिनके जीतने के वैसे भी कोई चांसेस नहीं थे, इनके साथ क्या कर सकते हैं, ये या तो छोटी छोटी पार्टीज़ के साथ या तो दूसरी किसी बड़ी पार्टी के साथ अलायंस में आकर ये गवर्नमेंट बना सकते हैं, ठीक है। ये कोलेशन गवर्नमेंट का कंसेप्ट होता है। लेकिन कोलेशन गवर्नमेंट की समस्या क्या है कि उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है ना, कभी भी लोग छोड़कर इसको भागने के बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं। चलो अब देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। वर्ड अपने आप में खुद को डिफाइन कर रहे हैं, डी प्लस सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर कंसंट्रेटेड होना एक ही जगह पर, है ना, एक ही सेंट्रल लेवल पर। लेकिन डी मतलब इस पावर को तोड़कर हम क्या कर रहे हैं, नीचे वाले लेवल्स में डिवाइड कर रहे हैं। लार्ज एंड डाइवर्स पॉपुलेशन इन इंडिया रेजेस अ नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन स्टेट्स ऑल्सो, ठीक है। तो हमें स्टेट्स के अंदर भी क्या करना पड़ा, पावर शेयरिंग करनी पड़ी, ठीक है। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टियर ऑफ गवर्नमेंट बिलो स्टेट गवर्नमेंट।
इंडिया में जो फेडरल पावर शेयरिंग है इसको एक नए टीयर की ज़रूरत थी जिसको हमने कहा लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, ये थर्ड टीयर ऑफ फेडरल कंट्री। अब डिसेंट्रलाइजेशन व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड इज गिवन टू लोकल गवर्नमेंट्स। ठीक है, सेंट्रल के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ कुछ पावर थी, लेकिन हमें तीसरा लेवल भी बनाना पड़ा, तो हमने कुछ पावर यहाँ से ली, कुछ पावर यहाँ से ली और बना दिया एक लोकल गवर्नमेंट। देयर आर लार्ज नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इशूज़ विच आर बेस्ट सेटल एट द लोकल लेवल। और इसका एक रीज़न जो था वो एक ये भी था कि भाई जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको सबसे अच्छे से लोकल लेवल पर ही, लोकल पीपल के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है, क्योंकि वो अपनी जगह को ज़्यादा बेहतर जानते हैं, अपने एरिया के सोसाइटल कंडीशंस को या इश्यूज़ को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो वहीं सॉल्व कर लें ज़्यादा बेटर। ठीक है, जैसे मान लो कि एक छोटा सा विलेज है, अब यहाँ पर कोई एक इशू हुआ है तो भाई इस विलेज के लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ है इस पर्टिकुलर मैटर की, बजाय कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को। तो जो इश्यूज़ यहाँ राइज हो रहे हैं, अगर यहाँ पर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट बना दिया जाए तो ये यहीं पर सॉल्व हो जाएंगे और यहाँ पर ना बर्डन पड़ेगा और ना ही गलत डिसीजन के चांसेस होंगे। ठीक, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा लोगों का। क्यों? क्योंकि विलेज लेवल पर पार्टिसिपेट करना आसान है, लेकिन सेंट्रल लेवल पर या स्टेट लेवल पर पार्टिसिपेट करना कॉमन पीपल का थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी दैट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी अचीव्ड। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब लोकल एरियाज़ में जो पीपल रहते हैं, अगर वो अपने आप को गवर्न करने के लिए कुछ एक मैकेनिज्म तैयार करते हैं या फॉलो करते हैं, तो ये डेमोक्रेसी का अपने आप में एक प्रिंसिपल है। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी कहती है कि भैया पीपल जो हैं ये पावरफुल तो हैं, लेकिन साथ में इनको क्या करते बनना चाहिए, पार्टी सेपरेट, तभी डेमोक्रेसी पूरे सेंस में सफल हो पाएगी, अदरवाइज नहीं। पंचायत एंड विलेज एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ इन अर्बन एरियाज़, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। अर्बन एरियाज़ में म्यूनिसिपैलिटीज़ रहेंगी और सिटीज़ वाला जो रीजन है, डिस्ट्रिक्ट वाला जो रीजन है, वहाँ पर होंगे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, यानी नगर निगम। चेंजेस, अब भाई चेंजेस क्या क्या हुए? कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड। अमेंड करना मतलब जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते हैं तो उसको कहते हैं अमेंडमेंट। 1992 में इसको चेंज किया गया। ठीक है, ताकि हम एक थर्ड टीयर ऑफ डेमोक्रेसी बना सकें जिसको लोकल गवर्नमेंट कहा गया है ना, जिसको और ज़्यादा पावरफुल और इफेक्टिव बनाया जा सके। ऐसा नहीं था कि आइडिया नया था, पहले भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन हमने 1992 में अपनाया इसको। मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस, और इसमें बोला गया कि भैया रेगुलर इलेक्शंस कराने ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो लोकल गवर्नमेंट्स देखी गई वहाँ पर रेगुलर इलेक्शन नहीं कराते थे। एक बार किसी को अथॉरिटी बना दिया, लीडर बना दिया, तो बस वही चल रहा है, तो पार्टिसिपेशन कहाँ से हुआ? ठीक है, तो मैंडेटरी यानी कंपलसरी कर दिया गया कि भाई अब आपको रेगुलर इलेक्शंस को कंडक्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, फिर कुछ सीट्स का, इलेक्टेड सीट्स का और एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ की सीट्स का क्या किया, रिजर्वेशन कर दिया कि भाई SC ST और OBC के लिए क्या होगा, कुछ सीट्स यहाँ पर रिजर्व की जाएंगी। ठीक है, साथ में बोला कि भाई 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस, जितने भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी या आपकी पंचायत, कहीं पर भी आप जाएं, वहाँ की 1/3 सीट्स जो हैं वो किसके लिए रिजर्व होनी चाहिए, विमेन के लिए, है ना। यहाँ पर रिजर्वेशन SC ST OBC के लिए दिया गया है और यहाँ पर 1/3 किसके लिए दिया गया है, विमेन के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे हमें पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन होता है और स्टेट गवर्नमेंट का जो इलेक्शन होता है, इसको कराने वाली बॉडी का नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है, इसका इलेक्शन कराने के लिए होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, SEC, हर स्टेट के पास अलग अलग होगा, जो अपने एरिया की, अपने स्टेट की लोकल गवर्नमेंट को इलेक्ट करेगी। ठीक है, टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस। तो ये डेटा आपके याद रखने का है, ये फैक्ट याद रखने का है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन कराएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कराएगी स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका पहले प्रोविजन नहीं था, इसको बाद में बनाया गया जब लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन कराने की बात आई। State governments are required to share some power and revenue with local governmental bodies. ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये मैंडेटरी है, ज़रूरी है कि भाई ये कुछ रेवेन्यू रिसोर्सेज भी लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करे, क्योंकि ये लोग ज़्यादा टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर ये पैसा देंगे नहीं तो ये काम कैसे करेंगे, तो इनको अपना कुछ रेवेन्यू और थोड़ी सी पावर जो है वो शेयर करनी पड़ती है। चलो, अब लगभग इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है ये, हाँ, इसको कवर करते हैं। रूरल लोकल गवर्नमेंट में मतलब कि और ग्रामीण इलाकों में जो लोकल गवर्नमेंट है उसको कहेंगे पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज के दो हिस्से होंगे, एक होगा ग्राम सभा
और एक होगा आपके पास ग्राम पंचायत। चलो इसको देख लेते हैं एक बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझ लो, मतलब बहुत ईजी है और अच्छे से समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आगे जाके आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो बेटर है यहाँ जहाँ हमारे कंसेप्ट क्लियर है वहीं करके उसको ख़त्म करो। ग्राम पंचायत क्या है भाई? ग्राम पंचायत एक ऐसी काउंसिल, एक ऐसा ग्रुप है जिसमें बहुत सारे वार्ड मेंबर्स आएंगे, पंच और सरपंच आएंगे। वार्ड मेंबर्स क्या है? मान लो कि एक गाँव है, हमने इस गाँव को 15 पार्ट में डिवाइड कर दिया और हर एक पार्ट क्या है? एक वार्ड है। मान लो 9 वार्ड में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ग्राम पंचायत में ये 9 वार्ड मेंबर्स, पंच यानी जो 5 लीडर बनाए जाएंगे और सरपंच जो सबसे बड़ा लीडर बनाया जाएगा विलेज का, ठीक है। ये सारे लोग बैठकर क्या करेंगे? ग्राम पंचायत में डिस्कस करेंगे चीज़ों को, ठीक है। और ये ग्राम पंचायत बनेगी कैसे? इन लोगों को अडल्ट पॉपुलेशन जो है वहाँ की, यानी जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू वहाँ के जो लोग हैं वो वोट कर कर क्या बनाएंगे? वार्ड मेंबर्स बनाएंगे, पंच और सरपंच भी वही बनाएंगे, ठीक है। ग्राम पंचायत का काम क्या है? डिसीजन मेकिंग बॉडी है पूरे विलेज के लिए। लॉ नहीं बना रही है, क्या बना रही है? डिसीजन, क्योंकि लॉ मेकिंग की अथॉरिटी हमारे पास सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट जो है उसके पास नहीं है। पंचायत वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा, मतलब ग्राम सभा एक बड़ा सर्कल है और उसके अंदर एक छोटा सर्कल है ग्राम पंचायत। ग्राम सभा में जितने भी वोटर्स हैं उस पर्टिकुलर विलेज में, मतलब जो भी 18 या 18 से अबव है, उन सारे लोगों को वोटिंग का अधिकार मिलता है और ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली व्हेन दे टर्न 18 दे बिकम द पार्ट ऑफ ग्राम सभा, ठीक है। मीट्स एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव एनुअल बजट ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम सभा बार बार नहीं मिलती है, साल में 1 या 2 बार, 3 बार, 4 बार इसके लिए कंपलसरी होगा मिलने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। एनुअल बजट जो है कि भाई गांव को कितना पैसा मिला है और कितना हम खर्चा कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ बताने के लिए कौन है यहाँ पर? ग्राम सभा। टू रिसीव द परफॉर्मेंस एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ ग्राम पंचायत। साथ में ग्राम सभा का एक काम ये भी है कि भैया ग्राम पंचायत, ये जो छोटा सर्कल है इसमें, ये ढंग से काम कर रहा है या नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम करता है या नहीं। ए फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर, ठीक है। अगर कुछ छोटी छोटी ग्राम पंचायत, आसपास के विलेजेस की ग्राम पंचायत जो है ये इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक है, तो ये क्या बना लेती हैं? एक पंचायत समिति बनाएंगी या तो फिर ब्लॉक या मंडल, तीनों नाम अलग अलग हैं बट बात ही की है। पंचायत समिति, ब्लॉक या फिर मंडल, जहाँ पर छोटी छोटी ग्राम पंचायत जो है इन्होंने ग्रुप बनाकर एक पावरफुल एंटिटी बनाने की कोशिश की है, ठीक है। मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया, और यहाँ के लोग कहाँ से आ रहे हैं? उस पर्टिकुलर एरिया में सारे पंचायत के लोगों को जो वोट मिले हैं उसके कारण। ऑल पंचायत समितिज मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट जिला परिषद, ठीक है। एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी पंचायत समिति हैं, और पंचायत समिति कैसे बनी? अलग अलग पंचायत को जोड़कर, ठीक है। ऐसी जितनी भी पंचायत समितिज बनी हुई हैं या मंडल्स जिनको हम कह रहे हैं, ठीक है, ये सब मिलकर क्या बनाएंगे? एक जिला परिषद। ये व्यक्ति की पोस्ट का नाम नहीं है, ये क्या बोलेंगे हम, एक अथॉरिटी का नाम है, ठीक है। जिला परिषद बनाया जाएगा सारी ऐसी पंचायत समिति या फिर मंडल्स को जोड़कर। मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड एमएलए ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर ऑल्सो इट्स मेंबर। और यहाँ पर जिला परिषद के कुछ मेंबर्स कौन कौन से होंगे? जो मेंबर ऑफ लोकसभा या एमएलए हैं। कहाँ से? पूरे इंडिया से क्या? नहीं, उस पर्टिकुलर स्टेट से, उस पर्टिकुलर लोकल रीजन से जो लोग हैं वो भी इसके मेंबर रहेंगे। किसके? जिला परिषद। जिला परिषद का जो चेयरपर्सन होगा, ठीक है, वो पॉलिटिकल हेड होगा जिला परिषद का, है ना। उसको ही चेयरपर्सन जो है उसको ही हम पॉलिटिकल हेड मानते हैं। किसका? जिला परिषद का। जिला परिषद कैसे बना? बहुत सारी छोटी छोटी पंचायत समिति या मंडल्स को जोड़कर, राइट। जिला का मतलब तो समझते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अर्बन लोकल गवर्नमेंट में क्या है भाई? अगर टाउन्स की बात करेंगे तो वहाँ होंगी म्यूनिसिपैलिटीज, जिनको आप कहते हैं नगर पालिका, सॉरी छोटी ई की मात्रा, ठीक है। बिग सिटीज़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होंगी, जिनको आप कहेंगे नगर निगम, ठीक है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। नगर पालिका छोटे टाउन्स में होगी और बड़ी सिटीज़ में या शहरों में क्या होगी? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। कंट्रोल बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। डेफिनेटली ये भी म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है यहाँ पर भी इलेक्शंस होते हैं,
और क्योंकि लोकल लेवल का है तो इसके इलेक्शन कौन करवाएगा? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोग क्या देखेंगे कि भाई पीपल का रिप्रेजेंटेशन सही से हो रहा है या नहीं, और रेगुलेट करेंगे इन बॉडीज़ को, यही लोकल गवर्नमेंट को। पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटी जो है उसको कहते हैं म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। म्यूनिसिपैलिटी मतलब जो टाउन्स में है, यहाँ का पॉलिटिकल हेड ये इलेक्टेड नहीं है भाई, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसका नाम है म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है या नगर निगम, उसको हम कहते हैं मेयर। ठीक है, लीडर्स की पोजीशन का नाम है, लोगों का नाम नहीं है, पोजीशन का नाम है। लोकल गवर्नमेंट कंसिडर एज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट लोगों ने कर लिया, वो था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाना। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सक्सेसफुल रहा इसलिए आज सही है, लेकिन अगर ये फेलियर होता तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट, पहले तो हमें ये पता था कि भाई लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बनती है, लेकिन हमने उसको बाद में अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करा दिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि हाँ ऐसे भी होगा और ये ज़रूरी है। तो इसके कारण इनकी जो डेमोक्रेसी की जड़ें हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई, इनको फेथ एक आ गया कि हाँ हमारा जो काम है वो होता रहेगा, हमको कोई रोकेगा नहीं। ऑल्सो इंक्रीज वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन आर डेमोक्रेसी, साथ में वुमेन का पार्टिसिपेशन या वुमेन की वॉइस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है रिजर्वेशन से, जो 1/3 सारी जगह पर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कर दिया है, इसके ही कारण वुमेन को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलता रहता है। स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडियल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम लैक कर रहे हैं, जो लेक्यूनाज हमारे पास हैं। ठीक है, वो क्या है? जैसे कि अभी हम देखते हैं लोकल गवर्नमेंट जो है वहाँ पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा नहीं हो रहा है या इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं है, वाइफ जो है वो चुनाव लड़के मान लो लीडर बन जाती है, लेकिन सारा काम हस्बैंड संभाल रहा है। ठीक है, अभी जो सीरीज़ आई थी पंचायत, उसमें अगर आपने देखा होगा तो यही सेम चीज़ बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को अच्छे से अच्छा बनाने में, अपनी कंट्री को प्रॉपर तरीके से गवर्न कराने में, बट स्टिल क्योंकि डेमोक्रेसी का स्पिरिट है तो ये चीज़ें होती रहती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। 2 लेक्चर में हमने ख़त्म करने की कोशिश की है क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स बनाने का कोई सेंस नहीं है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है सो लीव अ कॉमेंट। ठीक है, बस सिंपल मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो एक अच्छा सा कमेंट आप छोड़कर जाएं, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले, ऐसे बड़े बड़े टॉपिक्स को हम छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करें, कवर करके सिलेबस को जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।